करेंगे। और मैं इसी कड़ी में अनुरोध करूंगा परम आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जी पटेल साहब को आए हुए सभा को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन, हम ऐसे ही बोले तो सुनाई दे रहा है पीछे तक। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन की हरदुआगंज शाखा की इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे साथ लखनऊ से चल करके इस शाखा में प्रतिभाग कर रहे उत्पादन निगम शाखा के प्रांतीय महासचिव इंजीनियर अनिल पाठक जी, उप महासचिव उत्पादन निगम इंजीनियर अनूप वर्मा जी, मंच पर विराजमान दक्षिणांचल शाखा के सचिव इंजीनियर सतवीर जी, मंच पर विराजमान शाखा के संरक्षक जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, उसके साथ इस सभागार में उपस्थित हमारे साथी सहयोगी वरिष्ठ सहायक अभियंता, उसके साथ साथ जो अलीगढ़ क्षेत्र के जनपद सचिव जी ललितेश जी, पुष्पेंद्र जी, इसके साथ साथ जो हमारे इस संगठन की मूल शक्ति है अवर अभियंता मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी का इस हरदुआगंज की इस बैठक में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, थोड़ा चूंकि विषय बड़े विस्तृत होते हैं और जब केंद्रीय पदाधिकारी चाहे महासचिव अध्यक्ष को संबोधन करना होता है, समय काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पिछले वर्ष की गतिविधियां और आगे के हमारे जो योजनाएं हैं वो क्या हैं, आपकी अपेक्षाएं और उसके अनुरूप केंद्र क्या कर रहा है, उसमें एक सूक्ष्म प्रकाश डालें। यद्यपि उसके बारे में हमारे प्रांतीय महासचिव जी ने, उप महासचिव जी ने, इन दोनों ने काफ़ी बात कह दी है, लेकिन कई बिंदु हैं जो आपके संज्ञान में लाए जाने हैं। मित्रों, मैं बता दूं कि पिछला वर्ष हम लोग के लिए एक बहुत दुखद वर्ष रहा है। आप जान रहे हैं, दो दृश्य से बहुत दुखद रहा। एक तो विश्वव्यापी महामारी कोरोना का संकट आया और उस कोरोना के संकट में जो हमारा 75वां वर्ष शुरू हुआ था प्लैटिनम जुबली का, और हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम सबके बीच में जाएंगे, हम चाह करके भी सबके बीच में नहीं जा सके। और लेकिन संगठन की गतिविधियां कैसे हम चलायमान रखें, कैसे उसको चलाया जाए, इसके लिए जो एक तकनीक का प्रयोग करते हुए हमारे केंद्रीय महासचिव जी ने और मैंने स्वयं फेसबुक लाइव के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, हर माध्यमों से जुड़ करके, चाहे पावर कारपोरेशन हो, चाहे उत्पादन निगम हो, चाहे जल विद्युत निगम हो, हर जगह लोगों से संवाद करने का प्रयास किया। क्योंकि मित्रों, लॉकडाउन की ऐसी स्थिति जो किसी ने कभी नहीं देखी थी, ना कोई कल्पना की थी, और संगठनों की स्थिति तो और खराब हो गई। क्योंकि संगठन का मतलब ही ये होता है कि साथ साथ मिलजुल कर काम करना, साथ बैठना, साथ मीटिंग करना, साथ मंत्रणा करना, साथ योजनाएं बनाना, और हम साथ बैठ ही नहीं पा रहे, तो अजीब सी स्थिति हो गई। लेकिन इन परिस्थितियों में भी संगठन को कैसे संचालित किया जाए, हमें लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी नई तकनीक का प्रयोग किया। आप लोग के सहयोग से आप लोग की जो दिक्कतें आई, उन सारी दिक्कतों को एड्रेस करने का भी लगातार कार्य किया। मित्रों, मैं बता दूं कि ये एक ऐतिहासिक वर्ष रहा, और इस ऐतिहासिक वर्ष में हमारे लिए ऐतिहासिक इसलिए रहा कि इस चुनौती को जो आपने स्वीकार किया, इस कोरोना की चुनौती को, जहां सारे बड़े बड़े विभाग बंद हो गए। आप देख रहे हो पीडब्ल्यूडी में काम करना लगभग रोस्टर से काम हो गया, कुछ दिन तक तो बंद ही रहा। इसी तरह आप इरिगेशन में देखिए, बड़ा विभाग, वो भी लगभग ऑलमोस्ट बंद, या हफ्ते में एक दिन लोग आए थे। और शिक्षा विभाग अभी तक लगभग बंद चल रहा है, लोग वर्क फ्रॉम होम या इस तरह कार्य कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में, इस कोरोना महामारी के बीच में, यदि वास्तव में फ्रंट वॉरियर के रूप में हमारे डॉक्टर्स ने कार्य किया, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने कार्य किया, हमारे सफाई कर्मियों ने कार्य किया, तो इस कोरोना महामारी में समाज की और देश की, प्रदेश की व्यवस्था को गतिमान और चलायमान रखने के लिए, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर हो, चाहे लोगों के वर्क फ्रॉम होम का मामला हो, स्टे एट होम का मामला हो, इन सारी चीज़ों को यदि सही तरीके से चलायमान रखने के लिए सबसे ज़्यादा कार्य किसी ने किया तो निश्चित तौर पर हमारे बिजली उद्योग के लोगों ने किया, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।
और ऐसा नहीं कि इसको केवल मैं कह रहा हूं, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी, सारे लोगों ने इस चीज के लिए आपको कोरोना वॉरियर कहा और कहा कि नहीं, आपने कोरोना योद्धा के रूप में कार्य किया है। हमें खुशी है इस बात को आपसे साझा करते हुए कि जब लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस समय हमारे उत्पादन गृह के लोगों ने अपनी ऑपरेशन की ड्यूटी 24/7 जैसे चलती है वैसे ही की। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। उसके साथ साथ हमारे वितरण के साथी बैठे हुए हैं। वितरण के साथियों ने जो कार्य किया मित्रों, वो अपने आप में समाज को छू गया। समाज के लोग जब घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, कहीं किसी का कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाए, अस्पताल और अन्य क्वारंटाइन सेंटर तो बहुत सेंसिटिव जगह थी, अगर किसी मोहल्ले की भी बिजली चली गई, किसी घर की भी बिजली चली गई, तो ये या इनके सहयोगी जा करके कभी कोरोना संक्रमण की कहीं परवाह नहीं किए और जा करके शटडाउन दूर करने, फॉल्ट दूर करने और सप्लाई रिस्टोर करने का कार्य किया। इसके लिए मैं संगठन की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, जो कार्य आपने किया और जनता जनार्दन को एक फैसिलिटेट करने का कार्य किया, वो जाया नहीं गया। निश्चित तौर पर उसका समाज में आपके प्रति लोगों की इज्जत और आपके प्रति लोगों की कहीं ना कहीं बहुत अच्छी दृष्टि से आपको देखा गया। जैसे पहले विद्युत विभाग को लेकर तमाम नकारात्मकता थी, समाज में काम होता था तो लोग कहते अरे भाई ये गड़बड़ है, ये है, ऐसे हैं, वैसे हैं। लेकिन मैंने इसको प्रत्यक्ष अनुभव किया और अनुभव करने के साथ साथ इसका प्रमाण के रूप में मैंने देखा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी एक बार मध्यांचल की वीसी ले रहे थे, मध्यांचल के और पूर्वांचल के जो माननीय विधायक और सांसदों की हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि जितने विधायक या सांसद थे, एक सीतापुर का मामला केवल आया था, वो भी व्यक्तिगत आक्षेप का मामला था जूनियर इंजीनियर से। उसके अलावा सारे लोगों ने एक सुर से इस बात को कहा कि जितनी अच्छी सप्लाई इस समय मिली है माननीय मंत्री जी, उसके लिए आपको और विद्युत कर्मियों का अभिनंदन करते हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात करके आप लोगों ने दिखाई है, अपने आप को सिद्ध किया है। और इतना ही नहीं, एक और बड़ी घटना हुई जिसने आपको, आपकी दक्षता को, आपकी क्षमता को और आपकी चुनौती को स्वीकार करने के माध्यम को कहीं ना कहीं फिर से प्रमाणित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा कर दी कि 9 बजे 9 मिनट घर की लाइटें बंद कर दी जाएंगी। अब वो लाइटें जब बंद करने की उन्होंने घोषणा कर दी तो शायद कल्पना नहीं की होगी कि कितना लोड डाउन होगा, ग्रिड पे क्या स्थिति बचेगी और कहां से कैसे इसको संभाला जाएगा। क्योंकि मैं भी एबीटी में तैनात हूं, कंट्रोल में, और वहां मैं देख रहा था कि हाथ पांव सबके फूल गए थे। लेकिन ये आप लोग थे, हमारे वितरण के साथियों की बिजली घरों पर ड्यूटी लगाई गई। एक एक जूनियर इंजीनियर अपने 33/11 के सब स्टेशन पर उस दिन तैनात था। शायद आप भी तैनात रहे हो, आपके साथी भी तैनात रहे हो। जो जनरेशन के ताप विद्युत ग्रह थे, उन तापी विद्युत ग्रहों पे बाकायदा स्पेशल ड्यूटी लगाई गई, कहीं मशीनें ट्रिप न होने पाए। और ज्यादातर लोड जल विद्युत पे शिफ्ट किया गया, क्योंकि जल विद्युत की मशीनें बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती हैं, तो इसलिए वहां पर लोड शिफ्ट किया गया। और उस ऐतिहासिक क्षण का मैं गवाह हूं। मैं कंट्रोल रूम में था, जैसे ही 8:57 होता है, आपको बता दें कि इतनी तेजी से लोड गिरना चालू होता है। एक यहां पर एस्टीमेट लगाया गया था कि लगभग 700-800 मेगावाट के आसपास के लोड स्विंग आएगा उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश में करीब, जो एक्सपर्ट लोग थे वो बता रहे थे कि शायद भाई जरा रुक जाओ, सुनो, रुक जाओ जरा। जो एक्सपर्ट लोग थे वो ये बताए कि करीब 2300-2400 या 3000 मेगावाट का, क्योंकि लाइटिंग इक्विपमेंट केवल बंद हो रहे हैं तो इसलिए 3000 का एक जर्क आएगा मेगावाट का। लेकिन मैं मित्रों बता दूं, केवल उत्तर प्रदेश में 1200 से 1300 मेगावाट का जर्क आया, और पूरे नेशनल ग्रिड पे 4500 का और लगभग 5000 मेगावाट का जर्क आया, जिसको आप सबने अपनी दक्षता को प्रमाणित करते हुए कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने दिया। निश्चित तौर पर यह आपकी काबिलियत है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये सारे कार्य आपने करके दिए, और हम लोग जब कोरोना वॉरियर के रूप में कार्य करके आगे निकले तो हमें लगा कि भाई कुछ मामला अच्छा रहेगा, सरकार की सोच अच्छी होगी। लेकिन हमें कहते हुए दुख हो रहा है कि सरकार ने इसको आपदा को अवसर के रूप में माना, और अवसर के रूप में मानते हुए एक निजीकरण का एक कार्य पूर्वांचल विद्युत वितरण से शुरू कर दिया। मित्रों, आपको लग रहा होगा, चूंकि हम उत्पादन में यहाँ बैठे हुए हैं, कि यार वो तो पूर्वांचल और उसकी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। लेकिन यहाँ बिजली क्षेत्र लगभग एक है, उसका इंपैक्ट हर जगह आता है। अगर कहीं एक दिक्कत आती है तो उसका इंपैक्ट हर जगह आता है। हम बता दें आपको
कि पूर्वांचल की जब निजीकरण की बात आई तो हम लोग माननीय प्रमुख सचिव ऊर्जा से मिले और मिल करके ये बात कह दी कि ये निजीकरण के मामले हमें बर्दाश्त नहीं हैं। उन्होंने कहा क्यों नहीं बर्दाश्त हैं? हमने कहा बर्दाश्त न होने के कारण दो हैं। एक तो इससे हमारे भविष्य असुरक्षित हो जाएंगे, हमारे लोगों की नौकरियां जाएंगी। उन्होंने कहा नहीं भाई, कोई नौकरियों की बात नहीं, नौकरियां कहीं नहीं जा रही। हम कहे क्यों नहीं जा रही हैं? तो उन्होंने कहा भाई देखिए, जितने लोग वहां से निकलेंगे उतने लोगों का हम अन्य डिस्काम में समायोजन कर देंगे। अगर बाकी बचा तो ट्रांसमिशन, जल विद्युत निगम और उसके आगे उत्पादन निगम में कर देंगे। और हमने जब आकलन किया तो हमने कहा महोदय, ये पूर्वांचल कोई आगरा नहीं है कि जहां एक छोटा सा एक शहर था और केवल शहर का आपने 70-72 जूनियर इंजीनियर को वहां से हटाया था। पूर्वांचल में हमारे लगभग 1300 जूनियर इंजीनियर कार्यरत है और 1000 ऑफिसर्स कार्यरत हैं। उन 1000 में 350 से 400 हमारे ही बीच के प्रोन्नत साथी हैं। यानी कुल मिला के 1700 लोग ऐसे हैं जो जूनियर इंजीनियर संगठन को बिलोंग करते हैं। यानी कॉमन कैडर में सबसे ज्यादा स्टैक पे किसी का लगा था तो वो राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का लगा हुआ था। हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया महोदय, और जब आकलन हमने किया तो ये हमें मालूम चला कि केवल और केवल 600 के आसपास पद हैं जो अन्य डिस्काम में, अन्य निगमों में, चाहे ट्रांसमिशन हो चाहे उत्पादन निगम हो, इन सारे जगहों पे समायोजित करने के बाद भी 600 से 700 ज़्यादा लोगों का समायोजन नहीं हो सकता। यानी बाकी लोगों का कहीं ना कहीं नौकरियां जाने की स्थिति आ गई। और जब उनका समायोजन अन्य निगमों या डिस्कामों में कर दिया जाएगा तो स्थिति क्या आएगी कि जो प्रोन्नतियां हो रही हैं, जो सीधी भर्ती हो रही है, जो सारी चीजें हैं, इनको इस पे एक तरह से विराम लगने का कार्य हो जाएगा। तो हमें लगा कि नहीं, यदि हमारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, हमारे लोगों के प्रोन्नति के अवसर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इस चीज को हम ऐसे नहीं स्वीकार कर सकते। अगर सरकार इसको आपदा में अवसर को लेती है के रूप में लेती है निजीकरण को, तो हम भी इसको चुनौती के रूप में लेते हैं और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित तौर पर इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। ये तय संगठन ने किया और ये तय करके हम लोगों ने एक ऐतिहासिक संघर्ष किया। हमें कहते हुए खुशी हो रही है, यद्यपि इधर महासचिव जी आए थे, हमें ओबरा और अनपरा को में भेजा गया, लेकिन ओबरा और अनपरा हर जगह हमारे सारे तापीय परियोजनाओं में ये स्थिति रही कि लोगों ने हमें आश्वस्त किया कि महोदय, आप पूर्वांचल को पूर्वांचल मत मानिए, वितरण मत मानिए, निश्चित तौर पर वो हमारे घर का हिस्सा है, हम जान लगा देंगे लेकिन उसको बिकने नहीं देंगे। ऐसी भावना का निश्चित तौर पर आपने परिचय दिया और हमें कहते हुए खुशी है कि वो 5 तारीख का वो ऐतिहासिक मंजर कि 10 बजे जब वितरण के लोग घर से निकले नहीं थे, 10 बजे से कार्य बहिष्कार आरंभ हो रहा था और वितरण के हमारे साथी घर से निकले नहीं थे, उससे पहले अनपरा की 5 मशीनें ग्रिड से निकल गईं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य आपने किया। इस चीज के लिए मैं उत्पादन निगम के सभी लोगों का, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं कि आपने सभी को एक माना और एक मान के संघर्ष किया और उस संघर्ष में हमें ऐतिहासिक सफलता मिली। और इतनी बड़ी सफलता कि उस सफलता की कहानी अगर हम आपको कहेंगे, पूरे देश से बधाइयां मिल रही थी। पूरे देश से बधाइयां केवल नेतृत्व को नहीं, आप सबको, एक एक लोगों को मिल रही थी जिसके असली हकदार आप लोग हो। कि निश्चित तौर पर कि ये सरकार ऐसी सरकार है कि जहां निर्णय लिया कभी पीछे नहीं हटी और निश्चित तौर पर इसे पीछे हटाने किसी ने कार्य किया है तो एकता, विश्वास, संघर्ष और आपके संघर्ष ने किया है। निश्चित तौर पर इसका मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। और संघर्ष समिति की स्थिति देख लीजिए, संघर्ष समिति के जो आला लोग थे उन लोगों ने भी कह दिया और बाकायदा लखनऊ के अखबारों में छपा कि इस लड़ाई को, निजीकरण की लड़ाई को पूरी शिद्दत और मुस्तैदी के साथ अगर कोई लड़ रहा था तो वो राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन है। इसके लिए मैं विशेष तौर पर अपने सदस्यों का, इसका हकदार, असली हकदार आप सब हैं। हमारे जो पदाधिकारी इधर बैठे हुए हैं, एक एक सदस्य बैठे हुए हैं, वो सारे इसके हकदार हैं। उसको मैं आप सभी को इसको अर्पित करता हूं। ये आपकी चट्टानी एकता और संघर्ष है जिसके कारण हम विजयी हुए। लेकिन उसके साथ साथ जब ये कोरोना का संकट आया, उसी समय हम लोग, हमारी जो मांगें और समस्याएं थी प्रमुख तौर पे, चाहे वो एसीपी के मामले को हो, चाहे हमारा 4800 विलोपित करने का मामला हो, चाहे 4600 को 116 से लागू करने की बात हो, या एसीआर के फॉर्मेट वितरण में बदल दिए गए थे उनको सही करने की बात हो, कई सारे मुद्दों पर लेकर हम लोग पहले से संघर्ष में थे। हमारी बाकायदा एक अनोखे तरह का संघर्ष कार्यक्रम हम लोग इस बार किए और आपने देखा होगा कि सितंबर माह में एक अलग तरह का एक ऐतिहासिक वर्ष में ऐतिहासिक आंदोलन हम लोगों ने किया। 2 तारीख को आपने सभी समस्त खंडों में
ज्ञापन प्रेषण कार्यक्रम किया और 9 तारीख को आपने 48 घंटे का सहयोग सत्याग्रह अपने अपने विद्युत उपकेंद्रों पर, अपने अपने डिवीजनों में रह करके 48 घंटे जो ऐतिहासिक कार्य किया, उसने सरकार की चूल्हे हिला दी। कई लोग हमसे ये बात कह रहे थे कि अरे साहब, काम रोकने पे तो सरकार सुनती नहीं है, प्रबंधन सुनता नहीं है, काम करके हम आप क्या कर लेंगे। लेकिन मैं मित्रों बता दूं कि जब हम लोग 48 घंटे लगातार कार्य किए, उससे एक तरफ उपभोक्ता बहुत प्रसन्न हुए, झटपट पोर्टल आपने निपटाए, उत्पादन गृहों में लोगों ने अपने कार्य किए, अपने कार्यस्थल पर रहकर एक प्रतीकात्मक संदेश दिया। ये सारे कार्य करने के बाद केवल प्रबंधन ही नहीं, सरकार के कान खड़े हो गए और माननीय मंत्री जी ने एक दिन उनको बुलाया 11 तारीख को, चेयरमैन साहब को, प्रमुख सचिव ऊर्जा महोदय को, और बाकायदा डांटते हुए बात कही कि 48 घंटे से जूनियर इंजीनियर अगर लड़ रहे हैं तो क्यों उनकी बात नहीं सुनी जा रही, क्यों अगर वो कार्य कर रहे हैं उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। उनको बहुत लताड़ा और उसके बाकायदा हमारे पास प्रमाण है कि बाकायदा जब उन्होंने एकदम बहुत कायदे से इस तरह की बातें कही, उनको एकदम बहुत ही कड़े शब्दों में, तो वहाँ पर भी हमारे एक व्यक्ति थे जो इस चीज़ को सुन रहे थे और उन्होंने हमको बताया कि भाई स्थिति ये है। जब इस तरह की बातें होने लगी, वो बेचारे बाहर निकल आए। लेकिन ये बातें वहाँ पर आईं, आपकी जो ध्यानाकर्षण का कार्य था वो 100% सफल हुआ और 12 तारीख को हमारी उनसे वार्ता होती है। उन 12 तारीख की वार्ता का मिनट्स आप मीटिंग देख लीजिए। 100% सारी चीज़ें, चाहे हमारे एसीपी के मामले में उन्होंने लिख करके दिया कि कारपोरेशन में स्पष्टीकरण आदेश जारी कर दिए गए, उत्पादन निगम में हम इस चीज़ कर देंगे, ये 15 सितंबर की बात है। और उसके अलावा भी उन्होंने 4800 विलोपित करने के मामले को शासन को संदर्भित किया। हमने कहा महोदय इसको जल्दी से जल्दी वहाँ से आपको कराना है। तीसरी बात जो 116 से लागू करने की बात थी, उस पर उन्होंने कमेटी बनाई और उसके अलावा जो भी विषय थे, एसीआर वाले मामले पे, विद्युत थाने वाले मामले पे, इन सारे मामलों पे सकारात्मक स्थिति हमारी बनी। लेकिन जब आगे अक्टूबर माह में हमारी आंदोलन कार्यक्रम शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं हमसे नेगोशिएट किया जाने लगा कि साहब देखिए, हम तो आपका ये एसीपी कर दिए हैं, वेतन भी कर देंगे, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा साइलेंट रहिए। हमने कहा महोदय, ये आपने सोच कैसे लिया, ये आपने सोचा कैसे कि हम एसीपी के मामलों को लेकर के जो हमारा जेन्युइन और अधिकार है, वेतन के मामलों को लेकर के जो हमारा अधिकार है, उन मामलों को लेकर के हम निजीकरण के मामले को नेगोशिएट कर लेंगे। ये गलत आकलन आपने कर लिया। इस राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का आपने अंडर एस्टिमेट किया है। अगर आप जहां पर बैठे हैं, आपने हमारा फेवर किया, हमारी बातों को सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। लेकिन निजीकरण के मामले को आपकी जगह पर यदि हमारे पिताजी भी यहां बैठ जाएं और कहें निजीकरण हम करने जा रहे हैं, तो ये संगठन और इसके नेतृत्वकर्ता 100% इसका विरोध करेंगे। उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, 100% इसको विरोध किया जाएगा। मित्रों, हमारे लिए बड़ा आसान था उस निजीकरण के मामले को हम थोड़ा डाइवर्ट करते, सारी चीज हमारे फेवर की जाती। लेकिन हमने तय किया कि हम और चीजों को डिले करा लेंगे। हो सकता है चीजों में और अड़चन आ जाए, लेकिन अगर हमारा घर रहेगा, हमारा विभाग रहेगा, और पूर्वांचल का निजीकरण कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। पूर्वांचल का निजीकरण जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, जिसको सरकार संसद में पारित कराए बिना उसको इंप्लीमेंट करने कार्य कर रही है, जो उन्होंने एसबीडी स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी किया, उसके प्रावधानों को आप पढ़िए। उस प्रावधानों में 100% निजीकरण देने की व्यवस्था कर दी गई है। यदि हम इस पूर्वांचल के निजीकरण को होने देते तो स्थिति यह होती कि ऊर्जा क्षेत्र के खत्म होने की वो शुरुआत थी पूर्वांचल के निजीकरण को मान लेना, और ऊर्जा क्षेत्र में केवल डिस्काम न बिकते, फिर धीरे धीरे सारा संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र जिसमें उत्पादन निगम, जल विद्युत निगम, ट्रांसमिशन, ये सारी चीजें हैं, सब पर बहुत बड़ा अटैक था। लेकिन हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि हमने बकायदा ये तय किया। कई लोग हमसे इस बात को कहे भाई हम संघर्ष समिति के साथ नहीं जाते, हमारे अंदर से भी लोग कहे। हमने कहा ठीक है, आपने सोचा होगा, अच्छा सोचा होगा, नहीं जाते। लेकिन ये जो मामला है निजीकरण का मामला, इस मामले के लिए एज ए अध्यक्ष जूनियर इंजीनियर संगठन हम संघर्ष समिति के साथ लड़ेंगे, और केवल साथ ही नहीं लड़ेंगे बल्कि उनसे एक कदम आगे होकर के लड़ेंगे। जो कार्य आपने किया इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद। और आज इसका परिणाम है कि अभियंता संघ के अध्यक्ष जी का एक ऑडियो वायरल हुआ था। कुछ लोगों ने सुना था कि नहीं सुना था? आप लोगों ने शायद सुना हो, और उसमें ज्यादा उन्होंने बकायदा ऑडियो मैसेज जारी करते हुए कहा था इस बात को कि जिस तरीके से जूनियर इंजीनियर संगठन के पदाधिकारियों ने लड़ा वो काबिले तारीफ है, और निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक है। अगर हम साथ रहें तो बड़े से बड़ा कार्य हम कर सकते हैं। लखनऊ के अखबारों ने लिखा इस चीज को, जिसको मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाह रहा,
उन्होंने लिखा कि इस निजीकरण की लड़ाई को वास्तव में कोई लड़ रहा था तो 1 महीने पहले से ही जूनियर इंजीनियर संगठन ने इसको भांप लिया था और वो ये लड़ाई लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो लोग कहते थे कि अरे यार अभी आप विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति में जाएंगे तो वो तो सागर है, उसमें विलोपित हो जाएंगे, उनको आपकी ताकत के दम पर संघर्ष समिति में एक संघर्ष समिति को इस स्थिति में ला दिए कि अगर वहां बात मानी जाती है तो संगठन की मानी जाती है और आपकी मानी जाती है। निश्चित तौर पर यह कार्य आज की डेट में ये सारी चीजें हम लोगों ने की इस वर्ष, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष में कुछ ना कुछ कीमतें देनी पड़ती हैं। कहीं ना कई चीजों पर हमें ये लगता है कि नहीं ये चीजें हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस पर हमें रुकना पड़ता है। और जो मामला हमारा 12 उसमें तय हो गया, स्पष्टीकरण आदेश भी सितंबर में जारी हो गए। चूंकि उसके बाद स्थिति ऐसी आई कि मालूम चला हमारे चेयरमैन साहब क्वारंटाइन हो गए, उनकी मदर को हम लोग मिलने गए तो कैंसर हो गया, और अभी 5 तारीख को उन्होंने डेट रखी थी, लेकिन 5 तारीख को क्या हुआ कि निजीकरण वाला मामला आ गया। 5 के बाद मेरी वार्ता हुई, उन्होंने कहा यार अभी रुक जाइए जरा, हम कर लेंगे इसको, आपसे वार्ता ये कर लेंगे, बड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन एक बहुत कड़ा पत्र शायद आप लोग को उसमें आया हो, हम लोगों ने लिख के दे दिया है उनको कि महोदय इसको तत्काल किया जाए। 1 वर्ष हो गया अभी तक नहीं हो पाया है एसीपी का मामला। ये निश्चित तौर पर हमारे लिए चिंता का विषय है। और जो लोग इसमें अड़ंगे लगा रहे हैं, गजब की हद है भाई। आप हमसे कहते हैं कि झटपट 24 घंटे में समाप्त, 1 हफ्ते में समाप्त कर दो, अर्बन एरिया में ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदल दो, ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे में बदल दो, सारे कार्य आप टाइम बाउंड कर दो, और हमारी चीजों को 1-1 साल आप ना करो। जो चीजें नीतिगत निर्णय पहले हो चुके उन निर्णयों के उलट टिप्पणी की जाए। तो बाकायदा संगठन ने पत्र लिख दिया है कि जो लोग ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियां कर रहे हैं उनके खिलाफ संगठन कार्रवाई की मांग करता है। निश्चित तौर पर अब हम मांग नहीं मान रहे, उन पर कार्रवाई भी कराने का कार्य करेंगे। काल्पनिक आदेशों के आधार पर लोग टिप्पणी कर देंगे, मतलब मनमानी और हद हो गई है। तो इस चीज की चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर पर इसको बहुत ही जल्द हम लोग सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन निजीकरण का मामला फिर एक सेकंड हमारी राउंड की वार्ता होने जा रही है। हमें नहीं लगता कि वो निजीकरण के मामले को उठाएंगे, क्योंकि हम शुक्रगुजार हैं कि एक बहुत बड़ा जो अन्नदाता का आंदोलन चल रहा है, निश्चित तौर पर उस अन्नदाता के आंदोलन में हमारी बात भी है। उन्होंने इस बात को कहा, मैं इस मंच के माध्यम से उनको धन्यवाद प्रसिद्ध करता हूं कि उन्होंने इस बात को उठाया कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 वापस लिया जाए, समाप्त किया जाए। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और अगर सरकार ने कहीं भी इस चीज की जरूरत की कि निजीकरण क्षेत्र में डालने की, तो जैसा ये अन्नदाता का आंदोलन अगर आज की डेट में 10% है तो वो 110% होगा, ये मैं चेता देना चाहता हूं। एक लोग नहीं बैठेंगे यहां पर, सब फिर उस निजीकरण के जो विरोधी लड़ाई है 2020 को समाप्त करने के लिए हम भी सड़कों पर उतरेंगे, हम भी उन आंदोलनों का समर्थन करेंगे। ये एकदम मैं खुला कर देना चाहता हूं। तो शायद ऐसा तो ना हो, लेकिन अभी सेकंड राउंड की वार्ता का इंतजार है। हम इन चीजों को देख रहे हैं, बाकायदा हम स्पष्ट कर देंगे, और उसके बाद हमारी लड़ाइयां एकदम स्पष्ट हैं। 4800 ग्रेड वेतन को समाप्त कराना, मित्रों हम बहुत विरोधाभासों में जीते हैं। आज से पहले समझिए कि हम लोग इस चीज की डिमांड करते थे कि हम 4800 ग्रेड वेतन हमें दिया जाए, लेकिन पिछले समय क्या हुआ कि 4600 ग्रेड वेतन दे दिया गया। उसकी कहानी में हम नहीं जाएंगे, आप सबको पता है। और आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो चीज हमें दे दी जानी चाहिए वो 4800 समाप्त कराया जाए। बड़ी उल्टी बातें होती हैं। कोरोना काल में एक और आप देखिए जीवन कितना विरोधाभासी होता है। समय जो है अर्थ बदल देता है चीजों का, कि अगर आप पॉजिटिव हुए तो खराब माना जाता है और निगेटिव हो गए तो माना जाता है कि आप सही हो गए। तो इस तरह की चीजें होती हैं और इन विरोधाभासों में हम लोग जीते हैं। आज 4800 को विलोपन करने का हम मांग कर रहे हैं, शासन में संदर्भित किया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये लड़ाई बहुत आसान लड़ाई नहीं है, और ये चूंकि ये डिमांड हर संवर्ग की है। ये अभियंता संघ भी इसकी डिमांड कर रहा, ये डिमांड हमारे नीचे के लोग भी कर रहे हैं कि उनको प्रोन्नत पद का समयबद्ध वेतन मान दिया जाए। हम भी यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें साला 4800-5400 के झमेले में मत करो। हम सहायक अभियंता से जस्ट नीचे हैं तो वो उनसे जस्ट नीचे वाला वेतनमान और प्रथम समयबद्ध वेतनमान, वो जो हम जहां हमारा पहली प्रोन्नति होती है वहीं पे दिया जाए। पहली प्रोन्नति सहायक अभियंता पे होती है, दूसरी अधिशासी पे होती है, तीसरी अधीक्षण अभियंता पे होती है। तो ये तीनों हमें दिए जाएं, ये सब की डिमांड है। इसलिए ये लड़ाई आगे बहुत कठिन है, हमें धैर्यपूर्वक इसको लड़ना पड़ेगा।
एक चीज हम लोगों ने जरूर कराई है कि अभी संघर्ष समिति पिछले समय में लगातार इस बात को कह रही थी कि वेतन विसंगति के मामले रखे जाएं, तो हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि वेतन विसंगति के मामले बिना आपस में तय किए प्रबंधन के सामने डिस्कस नहीं किए जाएं, क्योंकि हमारे को कोट करके तमाम लोग अपने चीजों को सही कराने का प्रयास करते हैं। प्रबंधन, हम लोग की स्थिति जूनियर इंजीनियर की सबसे खराब है। ना ऊपर वाला चाहता है कि हम उनके बराबर आए, ना नीचे वाला चाहता है कि हम ऊपर जाएं। तो बड़ी खराब स्थिति में, चुनौतीपूर्ण स्थिति में हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक अभी डिमांड उसमें डलवाई है, और वो केवल और केवल ये डिमांड है कि ये सारे संवर्गों की संघर्ष समिति की मांग है कि सभी संवर्गों को प्रोन्नत पद का समयबद्ध वेतन मान दिया जाए, और इसके लिए ये निजीकरण के मामले निपट जाएं। उसके बाद जैसी भी लड़ाई संगठन स्तर पर करनी होगी, हम इसका निर्णय करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से भी कराएंगे। क्योंकि मित्रों, हम भी जानते हैं इन चीजों का अस्थायी समाधान यही है कि जो हमारा 14 फरवरी 2007 का ऐतिहासिक आदेश था, जिसमें यह कहा गया था कि फर्स्ट टाइम स्केल सहायक अभियंता का, द्वितीय अधिशासी अभियंता का और तृतीय अधीक्षण अभियंता का, वही सेम चीज अगर हम लागू नहीं कराएंगे, ये हमारे लिए दिक्कत होता रहेगा। तो ये हमारी योजना, मतलब इस पे हम लगातार कार्य कर रहे हैं और जल्दी इसको कराएंगे। 116 वाले पे भी हम कार्य कर रहे हैं, उस पर एक समिति बन गई है, जल्दी उस पर भी हम लोग जो चीजें हैं उसको आपके सामने लाएंगे। 2-3 बातें मैं आपके इस मांग पत्र में आ रहा हूं, उसके बारे में कहना चाह रहा हूं कि 1.33 कोटे के रिक्त पदों की बात जो है, इस वर्ष के प्रथम दिन आपने देखा होगा, अगर कोई वो आदेश हुआ तो ऐतिहासिक आदेश हुआ। कोटा बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका कोटा 40% से बढ़ाकर 41%, 8.33 से बढ़ा करके 8.56% किया गया, जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीज संगठन बैक में करता रहता है, उसका रिजल्ट आता है तब आपको मालूम चलता है कि हाँ ये कार्य हो गया। क्योंकि मैं मित्रों बता दूं, हम एक ऐसे समय में चल रहे हैं जहां वित्तीय मांगों की बात करना अब अपराध समझा जा रहा है। डीए तक फ्रीज है, और उन डीए फ्रीज की स्थिति में भी हमने तमाम जगहों पर वेतन रुक गए, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया और किसी का वेतन, चाहे पावर कारपोरेशन हो चाहे उत्पादन निगम हो, कहीं पर इसको रोकने का कार्य नहीं किया गया। निश्चित तौर पर हम लोग वेतन लगातार उनको दिलाते रहे, लेकिन उत्पादन निगम ने, हमने अपने एमडी महोदय कह दिया कि जब से हमारा ड्यू हुआ है दिवाली के बाद से, अजय मैं वेतन तब तक ड्रा नहीं करूंगा जब तक आप इस मामले को, एसीपी के मामले में वेतन पर्ची निर्गत नहीं कर देंगे। 100% वेतन उसी दिन हम निर्गत आहरण करेंगे जब ये वेतन पर्ची बाकायदा नए एसीपी के अनुसार, जो आपका 2700 मिलना है उसके अनुसार उसका निर्णय न कर दिया जाए, तभी हम आके इसको ड्रा करेंगे। ये हमने बाकायदा उनको बता दिया और तय कर दिया। मित्रों, तो 8.56 और 41% वाला जो हो गया है, अभी हमारी सैद्धांतिक सहमति बन गई है, बता दिए हैं कि बाकायदा रोटेशन के माध्यम से बीओडी का भी इंतजार नहीं किया जाएगा, परिचालन विधि से बीओडी करा करके इस कोटे को उत्पादन निगम में भी बढ़ा दिया जाएगा। निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये कार्य आपके करा दिए जाएंगे। दूसरा जो एक विकलांग कोटे की बात है, विकलांग कोटे में 4 साल की शिथिलता की बात आ रही है, जिसको कन्विंस करने में थोड़ी हमें भी जरूर दिक्कत है। क्योंकि एक बात वो कहते हैं कि आप तो एक तो विकलांगता का भी लाभ ले रहे हैं और दूसरी तरफ से 4 साल का आप ले रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत है, एक आध और सीटिंग होगी, हम इसमें कोई टाइम का अभी आपको वो नहीं दे रहे हैं, बाउंडेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि उस विकलांगता वाले मामले को भी हम लोग निपटा दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1-2 सीटिंग होगी, वो मामले निपट जाएंगे। तीसरे आपकी बात आई, आपने 2 बातें कही, एक तो हमारे उत्पादन निगम यहाँ के दक्षिणांचल के अध्यक्ष जी कह रहे सेकेंड टाइम स्केल वाली बात। सेकेंड टाइम स्केल को लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी उन्होंने जो सेक्शन है उन्होंने मंगाया है, एक सूचनाएं मंगाई हैं, और उस सूचनाओं में 2 चीज मांगी गई है कि सहायक, जितने लोग का सेकेंड टाइम स्केल ड्यू हुआ है, लगभग सारे लोग सहायक अभियंता हैं, कुछ लोग अधिशासी अभियंता भी अब आपके बीच में हो गए, तो उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज सहायक अभियंता और डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज अधिशासी अभियंता, दोनों की डेट उन्होंने इंटरनल रूप से मंगवाई है। अभी वो पत्र मैं जारी कर दूंगा, आपको मेरे पास है, व्हाट्सएप पे मैं आपको दे दूंगा। अगर वो इंटरनल नहीं भी मिल पाती, हम प्रयास करेंगे मिल जा रही है, तो आप लोग अपने से उसको मेल कर दें, अपना वो 4 सर्टिफिकेट भेज दें, तो उसकी प्रक्रिया हम शुरू करा देंगे। और सेकेंड टाइम स्केल जो काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर है, काफ़ी लोगों का लगना है, वो भी जल्दी से जल्दी पावर कारपोरेशन में लगवाया जाएगा। दूसरी बात, आपने TG2 से JEE की प्रोन्नति की बात कही, मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूं कि TG2 से JEE लगभग 60 के आसपास पद हैं, 58 या 60 के आसपास, 58 हैं, और उसमें 1 साल की शिथिलता दी जानी है।
हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि उनको शिथिलता देने की सैद्धांतिक सहमति बन गई है। बहुत ही जल्दी उनको 1 वर्ष की शिथिलता देते हुए आपके बीच में 58 नए जूनियर इंजीनियर लाएंगे, जिनमें ज्यादातर हरदुआ में तैनात हो। ज्यादातर कोशिश करेंगे आपके बीच में तैनात हो। केस्को में हमारे लोग हैं, हम लोग गए थे, उनसे बात किए थे, लेकिन एज ए संगठन हम किसी को कोर्ट नहीं करते कि आप केस्को वालों को भेज दीजिए या अनपरा वालों को भेज दीजिए, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि जहां कमी है वहां पर दूर की जाए। इसके साथ ही एक और चीज जो उत्पादन निगम में होने जा रही है, जो यहाँ पर पद रिक्त हैं, लगभग 198 E&M के पदों के लिए जो विज्ञापन के लिए एक एजेंसी शॉर्ट लिस्ट की आनी थी, वो पावर कारपोरेशन स्तर पर हो गई है और उसी एजेंसी से उत्पादन निगम में भी नई भर्ती कराए जाने की स्थिति लगभग फाइनल है। जल्दी वो फाइनल हो जाएगी और आपके बीच में लगभग 200 नए जूनियर इंजीनियर सीधी भर्ती में आएंगे और आपके बीच में भी बड़ी संख्या में लोग तैनात हैं। इसके अलावा मैं एक बात बता दूं कि जो हमारे लोग वरिष्ठ सहायक अभियंता बैठे हुए हैं काफी संख्या में, उनकी भी प्रोन्नतियां का हम ध्यान रखते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि उनके टाइम स्केल और प्रोन्नतियां भी लगातार होती रहें। 84 पद रिक्त हो गए हैं। उसके अलावा 84 के अलावा अन्य जो अभी ऊपर के पद रिक्त हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको यदि हम कैलकुलेट कर लें तो हम देखते हैं कि लगभग 105 पद हमारे बन रहे हैं इस वर्ष में। 115 का 2009 बैच है, उसमें एक डिस्प्यूट है कि लोगों को सीनियरिटी को लेकर के लोगों ने आपस में ही मुकदमे कर रखे हैं सीधी भर्ती के अभियंताओं ने। उसको समाप्त कराने का प्रयास चल रहा है, उनके संगठन द्वारा भी प्रयास चल रहा है, हम लोग भी उनको प्रयास कर रहे हैं। और 2 पद जो हमारे प्रांतीय महासचिव जी कहे, 2 जगह हमारा, एक पनकी का और एक मुख्यालय का। मुख्यालय में ज्यादातर जो पद हैं वो एक्सीजन एंड एबव हैं, तो वो करीब 50 के आसपास पद आ रहे हैं, 45 से 50। और यदि वो हो जाएंगे तो जो हमारे वरिष्ठ सहायक अभियंता यहाँ पर बैठे हुए हैं वो अधिशासी अभियंता बनेंगे और जो हमारे जूनियर इंजीनियर हैं वो सहायक अभियंता बनेंगे। ये सारा कार्य कराने कार्य हम लोग लगातार कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि 2022 में ये शुरुआत करा दी जाए। ये हम इस पे बाकायदा होमवर्क कर रहे हैं, इस पे जल्दी ही कार्य करेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट का एक मामला बहुत ही जेन्युइन आया है और हम इसको बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन में भी होम डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई तैनात रहता है तो वो संवेदनशील पद पे नहीं है व्यक्ति, एक प्रेमिसेस में है। होम डिस्ट्रिक्ट वाले मामले में हम पूरी कोशिश करेंगे, अभी हम वो नहीं दे रहे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम होम डिस्ट्रिक्ट के मामले में आपको जल्दी से जल्दी कोई निर्णय कराएं। उत्पादन निगम में ये गलत आदेश हुआ, यद्यपि ओबरा और अनपरा को इससे एग्जम्प्ट कर दिया गया, लेकिन जवाहरपुर, कानपुर और ये अलीगढ़, इन 3 जगहों पे ये हमारी जो तीनों परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं पे, और झांसी में भी संभवतः ये लागू है, चारों जगह पे। इन चारों जगह पे जो होम डिस्ट्रिक्ट का एक क्लाज है उसको हम समाप्त करने कार्य कराएंगे, जल्दी इसके हम लोग पैरवी करेंगे। थोड़ी स्थिति सामान्य है, उसको जल्दी से जल्दी कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग जल्दी से जल्दी आपके बीच में कराने का प्रयास कर रहे हैं। उत्पादन निगम को लेकर के आप सबके अनुरोध पर, जो आप लोगों ने अनुरोध किया था कि प्रांतीय महासचिव जी को लखनऊ ले जाया जाए, तो निश्चित तौर पर आपके अनुरोध को, आपकी मांग को स्वीकार करते हुए केंद्रीय संगठन इसका प्रयास किया और आपने देखा कि आपके प्रांतीय महासचिव जी आज लखनऊ में हैं। और हम चाहते हैं कि संगठन की टीम काम करे, अकेले अध्यक्ष, अकेले महासचिव कुछ नहीं होता, उसका टीम यदि काम करता है, उसके लोग काम करते हैं, तो संगठन का कार्य दुगनी स्पीड से होता है, जस्ट स्पीड डबल हो जाती है। और इसको आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके उत्पादन निगम के कार्यों की 75% जो कार्य का निष्पादन हमारे प्रांतीय महासचिव उत्पादन निगम अनिल पाठक जी करते हैं। जहां जरूरत पड़ती है वहां हम जाते हैं, बाकी आप लोग खुद इसको कराते हैं। तो इस तरह के एक व्यवस्था हम लोग बना रखे हैं, इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो नई परियोजनाओं को लेकर के बातें हैं, मैं उस पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि नई परियोजनाएं जो आ रही हैं उसमें एक और हमारी डिमांड है, यद्यपि वो भी बहुत प्रारंभिक स्तर पे है, कि जवाहरपुर जो एक अलग एंटिटी है, जवाहरपुर आज उत्पादन निगम का हिस्सा नहीं है, वो अलग एंटिटी है, उस जवाहरपुर परियोजना को 100% उत्पादन निगम में विलय किया जाए, ये हमारी डिमांड है। और इस पर हम जल्दी ही लड़ाई लड़ेंगे, इस पर जल्दी संघर्ष करने की स्थिति आई तो संघर्ष करेंगे। मित्रों, मेरा ये कहना था कि इस अभूतपूर्व आपातकाल के समय में जब हम आज एक हीरक जयंती वर्ष, तो ना कहें प्लेटिनम जुबली वर्ष, 75 वर्ष में हम चल रहे हैं, संगठन ने कई सारे नए और भी संकल्प लिए हैं। इस वर्ष एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, आपका अधिवेशन नहीं हो पाया, एक ऐसी स्थिति पाई कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा वार्षिक अधिवेशन नहीं हो पाया, लेकिन हम इस चीज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं
कि संगठन ने जो संकल्प दिवस का कार्यक्रम किया, उस संकल्प दिवस के कार्यक्रम में लोगों ने हमें फीडबैक दिया कि माननीय अध्यक्ष जी, आप तो केवल एक जगह रविंद्रालय में कार्य करते थे, आज पूरे प्रदेश में 80 से ज्यादा रविंद्रालय हो गए और हर जगह लोगों ने जाकर के संकल्प दिवस का कार्यक्रम किया और विभाग के हित में कार्य करने की, पारदर्शिता पूर्वक कार्य करने का शपथ लिया। और मित्रों, जब आप शपथ लेते हो, जब कोई सकारात्मक कार्य करते हो, तो मैं फिर कह रहा हूं कि इसकी बहुत आगे तक बात जाती है। भी 5 तारीख को हमारी माननीय मंत्री जी से वार्ता थी। माननीय मंत्री जी ने इस चीज के लिए धन्यवाद दिया कि जूनियर इंजीनियर संगठन ने न सिर्फ इस दौरान प्रशिक्षण के कार्यक्रम ऑनलाइन चलाए, बल्कि संकल्प लेकर के सही कार्य करने कार्य किया। इसके लिए मैं उनके नेतृत्व को बधाई देता हूं और मैं इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं। निश्चित तौर पर ये सारे कार्य हम लोगों द्वारा इस वर्ष किए जा रहे हैं। हमसे पूर्व के वक्ता ने कहा कि हमारा भव्य भवन इस साल बनने की स्थिति में है, हम उसको जरूर बनवाएं। उसमें जो कंट्रीब्यूशन एक बार आपको देना है, आप उसको जरूर दिलवाएं। जो लोग, हमारे कई लोग यहाँ से इस परियोजना में भी हैं जिनका अभी बांड मनी से छूट का कार्य था, कुछ लोग हैं यहाँ कि नहीं है मीटिंग में, पता नहीं, उनका हो गया। तो जो हो गया वो विशेष अंशदान संगठन को जरूर दे दें, उनका दे भी दिया, चलिए उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो शेष लोग हैं वो सारे लोग दे दें। इस 2 चीजों के लिए मैं विशेष तौर पर यहाँ की हरदुआगंज परियोजना को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक तो इस बात के लिए कि पिछला जो हमारा सीपीएफ का चुनाव हुआ था, जीपीएफ का, उसमें उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ कार्य किया, बहुत ही शिद्दत के साथ कार्य किया और ऐतिहासिक रिकॉर्ड मत यहाँ से लिए। आपकी एकता, आपकी टीम भावना, इस पूरी कार्यकारिणी को, इसके अध्यक्ष सचिव को, सभी को मैं बहुत दिल से बधाई देता हूँ। उसके साथ साथ दूसरा कार्य जो आपने, अनूप वर्मा जी ने शायद अनपरा में किया, तो वो अनपरा में बहुत सारे लोग हैं और लेकिन इनका भी बहुत बड़ा विशेष प्रयास रहा कि 1 वर्ष के अंदर 644 चरण की अगर इन्होंने कल्याण योजना को प्रेरित करके लोगों को दिलवाने कार्य किया, तो इसके लिए भी संगठन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है, बहुत बहुत अनूप वर्मा जी का भी अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। उसके साथ साथ हरदुआगंज शाखा ने जो अभी फिगर दी, यद्यपि मैं लगातार देखता रहता हूं, आपकी व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो सक्रियता है वो काबिले तारीफ है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। और दूसरा जो 76% अगर आपने बताया है, 76% अगर आपने 5 चरण की कराया लोगों की, तो वो भी अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। और इन 2 उपलब्धियों के लिए हम कम से कम अध्यक्ष और महासचिव को 2 मालाएं पहनाना चाहता हूं। तो माला हमारे को दी जाएगी, 2 माला। और ये राजू सिंह है अध्यक्ष जी को 2nd नंबर से आ जाए। राजू फोटो वाले भाई कोई हैं कि नहीं है? आ जाइए, आइए। बहुत भाई आइए, जल्दी आप भी आइए। मेरा तो इसके सिर पे याद नहीं हम दोनों के सिर पे हाथ रखें। बहुत तो ये 2 ऐतिहासिक कार्य हुए। मित्रों, मैं भी एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। अभी हम परीक्षा कल करके आए, वहाँ एक पुनीत सारस्वत नाम के जूनियर इंजीनियर, वो क्रिकेट मैच चल रहा था। मैं 2 मिनट समय और ले रहा हूं, आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो क्रिकेट मैच चल रहा था और वहीं उनको चक्कर आया, वहीं गिर गए। गिरने लोगों ने नहीं दिया, तुरंत पकड़ के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वो कार्डिक अरेस्ट टाइप की कोई चीज़ हुई और वहीं वो दिवंगत हो गए। सबसे बड़ी खराब बात ये रही उसमें। अच्छी बात ये रही कि उनकी पत्नी खुद टीचर हैं प्राइमरी में, यहीं आगरा में ही तैनात हैं, आगरा के रहने वाले, तो उनको हमें मृतक आश्रित में कहीं नहीं देखना है। लेकिन जो उन्होंने पैसा जमा किया था 3 महीने पहले, उस पैसे को लखनऊ तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया। लोग हमसे ये बात कह रहे थे कि साहब, जो परिवार कल्याण योजना में ये नियम है कि आज अगर आप जमा करते हैं तो उसके 1 वर्ष बाद, जब केंद्र को वो धनराशि प्राप्त होती है, उसके 1 वर्ष बाद वो लागू की जाती है। हमसे ये रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप जो है इस 1 वर्ष का जो टाइम पीरियड है इसमें आप ग्रेस दें, इसको समाप्त करें। इसकी हमसे निवेदन किया गया। हमने कहा महोदय, हम एकदम 100% को समाप्त करते हैं। इस बार की स्थिति हमारे लिए बड़ी खराब रही। हमने पिछले साल ही विशेष प्रयास करके नई कल्याण योजना लागू की है। आप लोग को पता होगा, 2 साल पहले ये 60,000 रुपये हम लोग सहायता देते थे पीड़ित परिवार को। आज हम इस स्थिति में आए कि 2 लाख रुपए का ये संगठन उनको सहायता देता है, जो आज की डेट में भी बड़ी सहायता है, ये हम लोग देते हैं। लेकिन उनका पैसा ही वहाँ नहीं ट्रांसफ़र किया गया। अब हम लोग लाचार हैं, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा।
इस वर्ष हम कहें कि हमारे लिए खराब इसलिए भी रहा कि शुरुआत भी हमारी एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई। प्रदीप कुमार की हत्या यहाँ पे होती है, आपके बगल ही गोली मार करके यहाँ मथुरा में, और अंत भी 27 दिसंबर को हमारा एक पुनीत सारस्वत नाम का नया लड़का जो 30 साल से भी कम उम्र का था, 2 साल से भी कम का उसका बेटा था, और इन दरमियान लगभग 6-7 लोग हमारे दिवंगत हुए। बहराइच बलरामपुर में और अंबेडकर नगर में एकदम नए नए लोग ऐसे ही जबरदस्ती अनायास एक्सीडेंट में मारे गए। तो मेरी आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि जो लोग अब बाकी रह गए सब लोग 100%, इस बार हमें 14 लाख रुपए हम अभी तक कर चुके हैं रिम्बर्समेंट, और जितना हमारे पास धन है उसका जितना ब्याज आता है, एक तो और स्थिति खराब हुई कि ब्याज की दरें भी लगातार कम हो गई, तो जितना ब्याज आता है वो भी कम पड़ गया, हमें मूलधन में से पैसा देना पड़ा उनको। तो मेरी आप सभी जो यहाँ पदाधिकारीगण हैं, जो भी सदस्य हैं, उनसे दरखास्त है कि 100% लोग एकदम समय से, जो लोग 3 चरण के ले चुके हैं वो 2 चरण का ले लें। बाकी हमारे कई लोग सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हैं, ज़्यादातर लोग 3 चरण के हैं, हमें पता है, 2 चरण के और ले लें, और जिससे नई परिवार कल्याण योजना उन पर लागू हो जाए। एक चीज़ मैं और बता दूं, जो लोग नए चरण नहीं लेंगे उन पर पुरानी ही लागू रहेगी, यानी उनको 60,000 ही बाकायदा रिम्बर्समेंट मिलेगा। तो मेरी सबसे गुजारिश है, और आप लोग प्रयास करेंगे, कर रहे हैं तो सब लोग हो जाएंगे, कि परिवार कल्याण योजना को जरूर लें। मित्रों, कई सारी चीज़ें जो हम आपसे साझा करना चाह रहे थे, अभी जो 5 तारीख को हमारी बैठक, समीक्षा बैठक हुई थी तिलक हाल में, उसमें उत्पादन निगम को लेकर के भी और बिलिंग को लेकर के बहुत प्रभावी तरीके से संगठन ने माननीय मंत्री जी के सामने, माननीय प्रमुख सचिव ऊर्जा महोदय के सामने बात रखी, और इतनी फैक्चुअल पोजीशन में बात रखी कि उनको कोई उत्तर नहीं मिला। उनको ये वो बता पाने में असमर्थ रहे कि प्राइवेट जनरेटर को कैसे हम लाभ दे रहे हैं, क्यों लाभ दे रहे हैं, ये बता पाने में असमर्थ रहे कि अगर बिलिंग में दिक्कत है तो उसमें हम क्या काम कर रहे हैं, और क्या हम उसमें जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनको क्या दंड दे रहे हैं। एकदम निरुत्तर कर दिया गया उनको। और कल अभी जीपीएफ ट्रस्ट और सीपीएफ ट्रस्ट की बैठक थी, उसमें भी बाकायदा बहुत अच्छे प्रश्न हमारे दोनों ट्रस्टी, हमारे महासचिव जी और हमारे रामजन्म यादव जी, दोनों लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्न उठाए। मेरी आपसे आग्रह है कि आप उठा करके लिस्ट को देख लीजिए कि उत्पादन निगम के ट्रस्टी के चुनाव में, सीपीएफ ट्रस्टी के चुनाव में जितने लोग हैं, उसमें अगर सबसे डायनेमिक और सबसे समझदार व्यक्ति अगर आपको कोई दिखाई देगा तो वो राज्य विद्युत परिषद यूनियन संगठन का घोषित प्रत्याशी। मेरी आप सभी से अपील है, वैसे एकदम सही कहा, और हमें 100% विश्वास है, हमें यहां आने की कोई जरूरत नहीं। हम जान रहे हैं कि आप अच्छे से अच्छा कार्य करोगे, और जितना हम सोचते हैं उससे भी बेहतर करके करोगे। लेकिन प्रत्याशी होने के कारण इनका एक दायित्व था, और केंद्रीय अध्यक्ष होने के कारण मेरा भी एक दायित्व था कि मैं आपके बीच में कभी आऊं और आकर के इन बातों को साझा करूं, आपके लोगों से दरखास्त करूं कि बाकायदा डिवीजन या सर्किल वाइज आप 1-1, 2-2 आदमी को घोषित करिए, हर व्यक्ति से लोग मिलें, यद्यपि आप इसको कर रहे होंगे, और मिल करके उस दिन 5, 7, 8 टीमें बना दी जाएं, जो ऑपरेशन ग्रुपों में यहाँ पर हर जगह बाकायदा लोगों से मिल करके वोटिंग करें। हम आप सौभाग्यशाली हैं कि सीनियर सहायक अभियंता ही नहीं है, शासी अभियंता भी कई लोग आपके बीच में से, तो उन सारे लोगों का आप सहयोग लें, और जो ये संकल्प हम लोगों ने, संगठन ने घोषित किया है, इसको सफलतापूर्वक पूरा कराएं। इन्हीं सब बातों के साथ हम समझते हैं और कोई बात तो रह नहीं गई, जैसी कमी वाला भी हो गया, ये भी हो गया। प्रोत्साहन भत्ता की एक बात आपने लिखी है, भत्तों का रिवीजन ये थोड़ा सा आपातकाल है, तो थोड़ा सा हम इसमें वेट कर रहे हैं 4-6 महीने का, और भत्तों पर भी हम कार्य करेंगे। जो एक बात उनकी आपने कही थी, जो उन्होंने हमें 2 माला पहनाई थी, संजीव कुमार, उनके मामले में अभी मैंने महासचिव जी को लगाया था, वो जा करके बात करके आए थे। हम स्वयं इसमें मिलेंगे, एमडी साहब से दोबारा हम मिलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमने आपका पहले भी पत्र लिखा था, 2 साल पहले भी लिखा था, लेकिन मित्र एक मामले में दिक्कत हो जाती है कि जब किसी को दंड अवार्ड हो जाता है तो अवार्ड होने के बाद उसको आदेश फिर से डिफर कराना, उसमें थोड़ा समय लगता है। निश्चित तौर पर आप पाठक जी से जरूर संपर्क में रहिएगा, हम स्वयं जहाँ जरूरत पड़े हम चलेंगे, और चल करके कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके मामले का निस्तारण हो और ये चीज़ें समाप्त होनी चाहिए। एक बार पुनः, चूँकि आज कल से हम लोग निकले और काफ़ी लंबी यात्रा और ख़राब मौसम के कारण भी हमें यहाँ आना था, आने में देर हुई, इसके लिए मैं भाई क्षमा चाहता हूँ। और ये जो हरदोआगंज शाखा बड़ी अच्छे तरीके से कार्य कर रही है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लगातार इसी तरह सबको साथ लेके चलें, संगठित हों, संघर्ष में आगे बढ़ें, जुटें, जूझें, विजयी हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय संगठन।
एक लास्ट बात, मैं धन्यवाद उनको देना भूल गया जिन्होंने आज बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत ही दिल को छू देने वाली पंक्तियां यहाँ प्रजापति जी ने कही। और ऐसे ऐसे हीरे, ऐसे ऐसे नमूने हमारे बीच में हैं। हीरे इसलिए कि हर विधा में आदमी को पारंगत होना चाहिए। अभी हम बिलिंग की बात कर रहे थे, तो बिलिंग का एक ऐप बना के हमने डेवलप किया, और वो ऐप ऐसा ऐप था कि जिसने करोड़ों का ऐप जो पावर कारपोरेशन ने बनवा के कमीशन खा के बनवाया था, उसको रोल आउट होने से रोक दिया। 5 तारीख को चेयरमैन कहे कि आपका ऐप हमने देख लिया, तो हम तो अपना रोल आउट कर ही नहीं पा रहे हैं, वो तो बचा हुआ है। तो ऐसे भी हमारे लोग में बीच हैं, और आप जैसे भी लोग बीच हैं। ये विविधता हमारी ताकत है, ये डाइवर्सिटी हमारी ताकत है। आप सभी को हम सलाम करते हैं, फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय संगठन।